नमस्कार, सुप्रभात। वो कहते हैं भगवद गीता में कि योग कर्मसु कौशलम, अर्थ योग केवल आसन करना नहीं बल्कि अपने हर काम को कुशलता, संतुलन और पूरी लगन के साथ करना है। क्योंकि योग एक ऐसा द्वीप है जब वो प्रज्वलित होता है कभी मंद नहीं पड़ता और कैसे आपकी जीवन शैली में एक सकारात्मक प्रभाव लेकर आता है। और आज है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और किस लिहाज से ये योग दिवस बेहद खास होने वाला है, ये खास कवरेज लेकर हम आपके साथ हाजिर है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना नैयर। सुप्रभात आंचल, आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो। इसी के साथ 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरी देश और दुनिया मना रहा है और इस महा उत्सव में डीडी न्यूज की भी नॉन स्टॉप कवरेज होने वाली है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और उसका उद्देश्य यही है कि योग के जो अभ्यास किए जाते हैं उसका किस तरीके से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तरीके से विकास होता है, इसी पर जागरूकता फैलाना है और जन भागीदारी को बढ़ाना है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महा उत्सव में शामिल होने वाले। कोलकाता में एक महा कार्यक्रम होने वाला है। आपसे कुछ देर में एक कार्यक्रम शुरू होगा जहां आपको डीडी न्यूज देगा इस महा कवरेज की नॉन स्टॉप अपडेट। चलिए शुरुआत करते हैं योग का महा उत्सव। तो आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस साल का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए कैसे आप योग का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि भावना ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर इसका आयोजन किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योग अभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के स्वागत में पश्चिम बंगाल उत्सव के रंग में रंग गया है। इसके साथ ही संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए सबसे पहले पीएम मोदी 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा के कोणार्क में, कर्नाटक में हम्पी और तमिलनाडु में महाबलीपुरम। साथ ही अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो मुंबई में, बिहार के नालंदा में, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोती बाग, सेंट्रल पार्क, ताल कटोरा जैसे जो तमाम प्रमुख सार्वजनिक स्थान हैं, वहां पर योग के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कर्म रोगी रहें, निरोगी रहें और किस तरह से योग आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव के साथ आपके संपूर्ण विकास को आगे लेकर जाएगा, यही योग की असली परिभाषा है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के स्वागत में पश्चिम बंगाल उत्सव के रंग में रंग गया। सिटी ऑफ जॉय की अगर बात की जाए तो कोलकाता में कल शाम गंगा तट स्थित मिलेनियम पार्क में 3000 ड्रोन के साथ भव्य वंदे योग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गंगा के किनारे आयोजित प्रकाश और ड्रोन शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। कार्यक्रम में बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, संगीत, चित्रकला और विविध सांस्कृतिक आयोजनों ने माहौल को उत्सव में बना दिया। वंदे योग में के जरिए योग, संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम प्रस्तुत किया गया। इस ड्रोन शो को देखने के लिए हजारों लोग आए और इस नए प्रयास की खूब सराहना की। तो 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश और दुनिया भर में उत्साह चरम पर है। दिल्ली हो चाहे हैदराबाद या फिर लखनऊ या बात हो भोपाल की, और यहां तक कि मुंबई में भी बड़े स्तर पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जबकि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से लेकर आबू धाबी, बीजिंग और नूरों तक वैश्विक मंचों पर भी योग अभ्यास की गूंज सुनाई दे रही है। स्वास्थ्य, संतुलन और सामूहिक सहभागिता के साथ इस संदेश के साथ यह आयोजन एक बार फिर योग को वैश्विक एकता के प्रतीक के रूप में स्थापित कर रहा है। यानी योग सिर्फ देश का उत्सव नहीं, ये दुनिया का उत्सव बन गया है। और आज जो जन भागीदारी होगी वो सैकड़ों में होने वाली है। कोलकाता में आज ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगाभ्यास करते हुए नजर आएंगे और उनके साथ
हजारों में लोग होंगे जो इस योगाभ्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगे। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में भी योग के कई कार्यक्रम इस समय आयोजित किए जा रहे हैं, यानी एक साथ मिलकर इस योग को एक बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाने की कोशिश, जिसमें सिर्फ योग का अभ्यास शारीरिक साधना नहीं, मानसिक आध्यात्मिक विकास की भी बात यहाँ योग करता है। और इस बार की थीम भी बड़ी इंपॉर्टेंट थीम रखी गई है, बड़ी महत्वपूर्ण है, योग फॉर हेल्दी एजिंग, यानी कि स्वस्थ वृद्धावस्था में योग किस तरीके से सार्थक साबित हो सकता है, खास साबित हो सकता है, अहम साबित हो सकता है। और इस समय हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे जो हमें बताएंगे कि इस योग दिवस पर जो ये थीम रखी गई है वो कितनी प्रासंगिक है और वैश्विक स्तर पर जो योग का प्रचार प्रसार हो रहा है और योग का प्रसार के साथ जो जन भागीदारी बढ़ रही है उससे कैसे ये सिर्फ योग देश की आर्थिक गति में महत्वपूर्ण नहीं है, आध्यात्मिक गति में भी विकास बनकर सार्थक साबित हो रहा है। और आइए दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट आपको। दुनिया भर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उत्साह चरम पर है। राजधानी दिल्ली से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक देश भर में योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में प्रशासन, शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक संगठन और योग संस्थाएं बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों के आयोजन में जुटी हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पहले हैदराबाद में विशेष 24 घंटे का काउंटडाउन इवेंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया, जबकि तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के अमरावती में आयोजित योगांध्र कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और योग गुरु बाबा रामदेव ने विशेष योग सत्र में हिस्सा लिया। इस कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर महिला पुलिस पेट्रोलिंग यूनिट की कर्मियों के साथ योगाभ्यास किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हिस्सा लिया। वहीं प्रयागराज में तैराकों ने यमुना में जल योग किया। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष खड़गपुर में गीता पाठ और योग कार्यक्रम में शामिल हुए। भोपाल में आयोजित योग सत्र में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और राज्य मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में योग का एक अनोखा और आकर्षक नजारा देखने को मिला। पोखरीबल झील में वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ियों ने पानी के बीच फ्लोटिंग योग का अभ्यास किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने योग और जुम्बा सेशन के लिए दौड़ का आयोजन किया। भारत में रूसी दूतावास ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले अपने परिसर में विशेष योग सत्र का आयोजन किया। शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी में बड़ी संख्या में लोग जेबल हफीद पहाड़ पर योग करने के लिए इकट्ठा हुए। ओमान की राजधानी मस्कट में एक योग सत्र आयोजित किया गया। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित विशेष योग सत्र में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों और संयुक्त राष्ट्र समुदाय के सदस्यों ने भाग लेकर योगाभ्यास किया। द्वीप देश नौरू में उत्साह और उल्लास के साथ योग सत्र का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों और प्रवासी समुदाय की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। इस अवसर पर नौरू के राष्ट्रपति डेविड एडांग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। स्पेन के ग्वाडालाजरा में आयोजित योग सत्र में स्पेन में भारत के राजदूत के साथ ही ग्वाडालाजरा की मेयर एना गुआरिनोस लोपेस भी शामिल हुई। स्लोवेनिया में भारतीय दूतावास ने ल्यूब्लियाना यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें योग के शौकीन और विशेषज्ञ एक ऊर्जावान सत्र के लिए इकट्ठा हुए। आयुष मंत्रालय ने नागरिकों, संगठनों, संस्थानों और समुदायों से अपील की है कि वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों में शामिल हों, समय पर अपने नजदीकी योग स्थल पर पहुंचें और एक साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करें और इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनें। ये उत्सव जन भागीदारी की भावना और स्वास्थ्य, सद्भाव व कल्याण का योग संदेश दुनिया तक पहुंचाने के भारत के संकल्प को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और योग की इस खास महासफर पर हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ेंगे, जिनसे हम योग के अलग अलग आयामों को समझने की कोशिश करेंगे। और अभी हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ डॉक्टर संजय वाधवा, पूर्व प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष फिजिकल मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन विभाग एम्स, जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वाधवा जी हमारे इस खास शो में। सवाल पहला ये कि योग, लगातार ये कहा जाता है कि वो आपको निरोग बनाने में, कर्म योगी बनाने में बहुत सहायक साबित होता है, लेकिन आपकी जीवन शैली में किस तरह के सकारात्मक बदलाव के साथ आप योग को आगे लेकर जाते हैं? योग के अनेक लाभ हैं और ये एक बहुत प्राचीन काल से भारत की देन है दुनिया को। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं
अगर उसका नियमित अभ्यास किया जाए और उसको जीवन में शामिल किया जाए। ये एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और शरीर के बाकी अवयवों और मस्तिष्क के बीच एक संतुलन बनता है, एक समन्वय बनता है, और आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में ये सबके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। जितना जल्दी जीवन में इसका अभ्यास शुरू किया जाए और जीवन भर इसका लाभ उठाया जाए, तभी फ़ायदा होता है जी। इस बार का विशेष थीम बुजुर्ग लोगों को ध्यान में रख के रखा गया है। आपसे पूछना चाहेंगे डॉक्टर भारद्वाज, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं योगा फॉर हेल्दी एजिंग, जो इस बार की थीम रखी गई है, जिस परिस्थितियों में आज हम जी रहे हैं उसमें तनाव भी है और भागदौड़ भरी जिंदगी है, और इसी में ही हम एंटी एजिंग की बात भी कर रहे हैं, यानी कि जिस उम्र में हम हैं उससे ज्यादा हम जवान दिखना चाहते हैं। तो ऐसे में ये जो थीम है कितनी प्रासंगिक है और आज की परिस्थितियों में कितनी लाभदायक साबित हो सकती है? योग बहुत महत्वपूर्ण है और पूरी तरह से प्रासंगिक है। वृद्धावस्था के जो प्रभाव होते हैं, जो उसके लक्षण होते हैं, उनको रोकने में, उनकी गति को धीमा करने में और कभी कभी उसको रिवर्स करने में भी। अगर आप ध्यान दें कि बुढ़ापे में या ओल्ड एज में क्या लक्षण होते हैं, लोगों के चेहरे पर झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, शरीर का संतुलन कम हो जाता है, बैलेंस कम होता है, अधिक मात्रा में लोग गिरते हैं या उनके शरीर के कुछ अंग पूरी तरह से काम नहीं करते, मांसपेशियों की शक्ति कम हो जाती है, हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है और वो कम चोट के बाद भी टूट सकती हैं। मानसिक स्तर पर देखें तो लोगों में नींद की कमी, मानसिक तनाव, बॉडी में स्ट्रेस, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं और कभी कभी हाथों में कंपन। जी। योग का इन सभी लक्षणों के ऊपर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इन द सेंस कि ये कम कर सकता है हमारे शरीर की झुर्रियों को, हमारे शरीर के संतुलन को बढ़ा सकता है, हमारी हड्डियों को मजबूत कर सकता है, मांसपेशियों में ताकत बढ़ाता है और एकाग्रता को भी बढ़ाता है। बहुत सारे वृद्ध लोग डिप्रेशन से ग्रस्त होते हैं और नियमित रूप से अगर योग का लाभ उठाया जाए तो डिप्रेशन की कमी हो सकती है और लोग ज़्यादा खुश मिजाज, पूरी तरह से स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वादा जी, आपने बहुत अहम बात की, क्योंकि असल जो मुद्दा है, मसला है, विषय है, वो सुकून का है। और ऐसे में अगर योग की बात की जाए वादा साहब, तो योग मन को शांत करने के लिए एक अभ्यास के तौर पर, यानी कि अगर आप इसे, जैसे हम सांस लेते हैं, हम पानी पीते हैं, इसको हम जीवन शैली का हिस्सा बना लें तो फिर क्या कहने। मन को शांत करने के लिहाज से कितना अहम आप योग को मानते हैं, खास तौर पर एकाग्र चित्त को आगे ले जाने के लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही तन के ऊपर उसका प्रभाव होता है। तो यदि हमारा मन शांत है तो उसका शरीर के ऊपर ज़रूर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमारी नींद बेहतर होगी, उसके कारण अगले दिन जब हम सुबह उठेंगे तो ज़्यादा फ्रेश होकर उठेंगे, चिड़चिड़ापन कम होगा और हम पूरी ऊर्जा के साथ दिन भर काम कर सकते हैं, बिना थके या कम थके। इससे बहुत सारी काम के दौरान होने वाली कुछ गलतियाँ वो भी कम हो जाती हैं। जैसे बहुत सारे लोग अगर इंडस्ट्रियल सेटिंग में काम करते हैं तो वहाँ कोई गलती जो होगी वो बहुत कॉस्टली हो सकती है, चोट लग सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसी प्रकार जो लोग ड्राइविंग करते हैं वो भी अगर नियमित रूप से योग का उपयोग करें तो उनमें एकाग्रता बेहतर होगी और एक्सीडेंट्स की संख्या में कमी आ सकती है। बहुत सारे लाभ हैं, हर उम्र के लोगों को इसका फ़ायदा होता है और आजकल बहुत सारा शोध हो चुका है इन चीज़ों को स्थापित करने के लिए। आपने बहुत अहम बात की, डिस्ट्रैक्शन। खास तौर पर हम देखते हैं जो युवा पीढ़ी है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए एकाग्र रहकर समझना और उसको समझ के आगे लेकर जाना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़ गए हैं, आइए आपका परिचय उनसे भी कराते हैं, फिर आगे चर्चा को लेकर जाएंगे। अरुण कुमार साहब जुड़े हैं, संस्थापक हैं प्राण शक्ति सेवा फाउंडेशन USA। बहुत बहुत स्वागत है अरुण कुमार जी आपका इस खास शो में। अरुण जी, हाँ, मेरा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखा था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना चाहिए, उसके बाद अब 12वीं कड़ी तक हम पहुंच चुके हैं। सिर्फ देश नहीं, दुनिया के कहा जाए तो तमाम बड़े बड़े देश और तमाम ऐसे देश हैं जो योग के साथ जुड़ चुके हैं। और योग सिर्फ अभ्यास के साथ नहीं, उसके साथ इस तरीके से जुड़ा गया है कि उसको अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लिया गया है। हाँ जी, ये तो पहले तो हम लोग हमारे जो सम्मानीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को अशेष धन्यवाद देंगे, फिर ऑफ कोर्स उनका टीम को भी, और दूरदर्शन भी बहुत कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और आज का जो इस साल का जो
मेन मोटिव है हेल्दी एजिंग थ्रू योगा। तो ये हाँ, योग तो धीरे धीरे करके काफी लोगों के जनमानस में पहुंच चुका है, थैंक्स टू हमारे प्रधानमंत्री जी को। लेकिन इस साल का जो पर्टिकुलर जो परिप्रेक्ष्य है वो है कैसे हम लोग अच्छी तरह से जिएंगे और हाउ वी कैन एज ग्रेसफुली थ्रू योगा। तो बेसिकली ये बेसिक फोकस है। और योग जो ऐसा चीज है, इट वर्क्स ऑन बॉडी माइंड एंड सोल, ऑल तीनों के ऊपर काम करता है जी। और ऐसे देखेंगे ना, हमारे पास हम लोग तो बोलते हैं एक ही एज बोलते हैं, लेकिन हमारे पास 5 एज होता है। एक तो हो गया आपका क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब क्या है? मतलब जिस समय आप पैदा हुए, जन्म लिए, तब से अभी तक जितना समय आप इस धरती पे दिए हैं उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। लेकिन यदि आप कोई बड़े हॉस्पिटल में चले जाएंगे, एम्स में चले गए, अपोलो में या कोई बड़े हॉस्पिटल में चले गए और आप वहां बताए कि नहीं मैं अपना एज भूल गया, आप पता लगाओ, तो फिर क्या होगा? आपका पूरा सारे ऑर्गन्स को टेस्ट किया जाएगा। हो सकता है आपका एज सपोज 40 है, तो हो सकता है आपका हार्ट का एज निकलेगा 65, 65 और ब्रेन का निकलेगा 70 के आसपास। पेट का निकल जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका भी 70 के आसपास निकल जाएगा और आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का भी 70 के आसपास निकल जाएगा। ऐसे करके आप देखेंगे ना, एवरेज देखेंगे, ये क्या करते हैं, सारे ऑर्गन्स का जो एज है उसको लेके जोड़ के फिर एक एवरेज निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका बायोलॉजिकल एज या फिजिकल एज। आपका रियली इन व्हाट कंडीशन यू आर मेंटेनिंग अ बॉडी, आपका फिजिकल सिस्टम को आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं। हो सकता है आप रियली 40 है क्रोनोलॉजिकली, लेकिन बायोलॉजिकली आपका एज हो सकता है 65-70 के आसपास हो जाएगा। और वैसे एक है आपका जो मेंटल एज बोलते हैं जिसको साइकोलॉजिकल एज, वो तो आपका आईक्यू बोल के बोलते हैं, वो बहुत सालों से चल रहा है, लोग उसका टेस्ट करते हैं। लेकिन आजकल आईक्यू को पीछे रख दिया गया है, आजकल चलता है ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट। तो एक है और एक है इमोशनल एज। आप अपना सिस्टम को, आपका जो सिस्टम है इमोशनली उसका एज क्या है, हाउ डू यू मेजर इट? सो हाउ डू यू रिएक्ट टू इमोशनल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। यदि इमोशनल स्ट्रेस आपको बहुत जल्दी डिस्टर्ब कर देता है, उसका मतलब आपका इमोशनल एज जो है कम है। बट इफ इमोशनल जो स्ट्रेस है आपको उतना इजीली डिस्टर्ब नहीं कर पाता है, तो आपका इमोशनल एज हायर है। तो इसको EQ बोलते हैं, EI बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, इमोशनल एज भी बोलते हैं। फिर आपका जो है और है स्पिरिचुअल एज बोलते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल एज क्या है? आप देखिए, ऐसे तो इमोशंस तो रोज हम लोग को 300-400 बार आ ही जाता है, हो सकता है ज्यादा भी आ रहा होगा। लेकिन ऐसे कुछ सिचुएशंस हमारे जीवन में आते हैं जो कि मे बी 20-30 टाइम्स इन योर एंटायर लाइफ, जो कि मतलब कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया जीवन में, कोई बहुत ही प्यारे हमारे क्लोज माँ हो गए या पिताजी हो गया, और कोई बहुत क्लोज है उनका डेथ हो गया। सो इट क्रिएट्स अ बिग लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस। इसलिए किसी को जेल हो गया बिना कोई, मतलब कोई दोषी नहीं किया लेकिन उसको जेल हो गया, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का पैर कट गया या हाथ कट गया। तो चीजें होते हैं, बहुत रेयरली होते हैं, 20-30 बार लाइफ में होता है। That time how you are you really strong at that time also? तो कुमार साहब, आप ये मान सकते हैं कि एक्सेप्टेंस, आपने कहा कि अपनी एज को ग्रेसफुली आगे लेकर जाने के लिए योग सहायक है, तो क्या योग आपको एक्सेप्टेंस सिखाता है? वो एक्सेप्टेंस टू डील विद लाइफ, टू डील विद प्रॉब्लम्स, टू डील विद अदर थिंग्स व्हिच रियली हैम्पर यू। हाँ जी, देखिए एक बहुत सिंपल चीज है, प्लास्टिसिटी टू इलास्टिसिटी। हमारा माइंड जो एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट भगवान दिए हैं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग का जो माइंड जो है प्लास्टिक माइंड है, अधिकांश लोगों का। थोड़ा सा प्रेशर आ गया तो टूट जाता है, तो जिससे क्या होता है हम लोग बहुत सफर करते हैं। तो योग हम लोग को सिखाता है वो प्लास्टिक माइंड को हम कैसे इलास्टिक कर सकते हैं। तो कुछ भी टफ सिचुएशन आता है हमारे जीवन में, हम लोग उसको आराम से झेल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा, दैट इज ओके, लेकिन जैसे ही प्रेशर गया फिर नॉर्मल हो गए हम लोग। सो दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। सो प्लास्टिसिटी टू इलास्टिसिटी इज योगा।
सो दिस इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो स्पिरिचुअल एज जो है एसक्यू बोल के भी बोला जाता है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बोला जाता है। तो जितने भी बड़े बड़े सीईओस होते हैं इंटरनेशनली, वो सबका आजकल मतलब पुराने जमाने में आईक्यू देखा जाता था नौकरी, साधारण नौकरी के लिए, आजकल ईक्यू दिखा गया है। इसलिए कि कितने भी इंटेलिजेंट आप हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हैं, तो उस दिन आप काम नहीं कर सकते, तो फायदा क्या है इंटेलिजेंस का। सो यू नीड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट ऑल्सो। लेकिन कुछ जो हायर पोजिशन होता है, जैसे भारत के जो प्रधानमंत्री जी हो गए, तो उनको सिर्फ ईक्यू आईक्यू से नहीं चलेगा, उनका एसक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल क्वोशेंट जी। और जितने भी बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से देश के जो नेता लोग हैं या जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स हैं, ये सारे लोगों का एसक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके ऊपर लाखों करोड़ों लोग डिपेंडेंट है। एक छोटा रॉन्ग डिसीजन पूरा सबका जीवन को तहस नहस कर देगा। जैसे हमारा 10-15 साल पहले हमारा जो हो गया था, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हो गया था विश्व में, तो उसका मेन कारण था एसक्यू के अभाव। सो स्पिरिचुअल एज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 कहीं ना कहीं स्तंभ है जिसके साथ हमारी जीवन और दिनचर्या चलती है। हमारे साथ डॉक्टर वाधवा भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे वीर जवानों की ये तस्वीरें, उन्होंने भी योगाभ्यास किया है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ वे जुड़े हैं। ये वो जवान है जो साफ तौर पर दिख रहा है कि पीछे बर्फ की चादर ढकी हुई है और हमारी देश की रक्षा के लिए निरंतर सेना हमारे साथ खड़ी है और ये योगाभ्यास करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होते हुए हमारे देश के वीर जवान। और हमने देखा कि कई जगहों पर योग अभ्यास का आयोजन योगा के इस दिन से कई क्षण पहले शुरू हो गया था और ये तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरह से माँ भारती के लाल जो सीमा के प्रहरी हैं, अदम्य साहस और शौर्य के साथ सीमा की रक्षा करते हैं और आज योग अभ्यास कर हमें ये संदेश दे रहे हैं कि आज का दिन छुट्टी का नहीं, घर से उठिए, उठकर योग अभ्यास किया, अलग अलग आसन कीजिए, क्योंकि योग हर दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है, अपने विचारों को समझने का एक सार है और साथ ही योग हमें सच्चे अर्थों में देता है आज़ादी। तो आप देख सकते हैं माँ भारती के लाल यहाँ पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे योग अभ्यास यहाँ पर यूँ कहें कि आज के इस दिन की महत्वता, कोलकाता के इस ग्राउंड से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अलग अलग उम्र के पड़ाव के लोग हैं वो योग अभ्यास में भागीदार बनने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जन भागीदारी से ही योगाभ्यास एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है और यहाँ सभी हाजिर हैं योगाभ्यास में अपना योगदान देने के लिए। तो सभी उम्र के लोग यहाँ पर योगाभ्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होने के लिए कोलकाता के इस रेड ग्राउंड में आने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। साथ ही साथ सभी आगे बढ़ते हुए ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बेहतर स्वास्थ्य, दृढ़ता और समग्र कल्याण की दिशा में ये प्रतिबद्धता सभी के साथ आगे बढ़ रही है। और यहाँ कोलकाता में आज एक महा उत्सव मनाया जाएगा। देश और दुनिया के तमाम लोग आज योगाभ्यास करेंगे। जिस तरीके से आंचल ने कहा कि आज छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, आज रविवार ज़रूर है, लेकिन आज योग करें, निरोग रहें और ये सिर्फ एक दिन ना रह के 365 दिन की जीवन शैली का आपका हिस्सा बन जाए, क्योंकि योग सिर्फ अभ्यास करने का नहीं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चेतना का भी प्रतीक है। तो ये तस्वीरें जहां पश्चिम बंगाल इस समय इस उत्सव में रंगा हुआ नजर आ रहा है और पूरी देश दुनिया इस समय योग में हुई है। हमारे साथ डॉक्टर वाधवा भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वाधवा का रुख करेंगे। डॉक्टर वाधवा, जिस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों में उत्साह है और योगाभ्यास करने की एक चेतना यहाँ दिख रही है और ये चेतना हर किसी में आज जागृत हुई है और कहीं ना कहीं ये जो हमारी प्राचीन संस्कृति रही है और प्राचीन हमारे ज्ञान रही है, उसी का कहीं ना कहीं ये नतीजा है कि आज युवा भी जो है वो इस योग के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये सब प्रदर्शन है योग के सकारात्मक प्रभाव का। और युवावस्था के बारे में अगर कहा जाए तो जो युवा व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, योग का नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, उनके जीवन में जो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसके परिणाम बहुत दूर तक जाते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनकी एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस, उनकी कंसंट्रेशन, एकाग्रता बहुत इम्प्रूव होती है। दूसरा, उसके बाद जब वो जॉब में होते हैं तो उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी जॉब में बेहतर होती है, यदि वो नियमित रूप से योग का
उपयोग करते हैं। प्लेस ऑफ वर्क में इंजरीज़ का इंसिडेंस कम हो जाता है। वो दिन की शुरुआत बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरू करते हैं और दिन के अंत में भी वो स्फूर्ति रहती है उनमें और ऊर्जा रहती है। ऐसा नहीं है कि दिन के अंत में वो एकदम से ऊर्जाहीन हो गए और बिल्कुल थक के चूर हो गए। जी अरुण जी, वो कहते हैं, कबीर दास जी का एक बहुत ही प्यारा कथन मुझे याद आ रहा है, जहाँ वो कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढो रे बंधे, मैं तो तेरे पास हूँ। और योग को सबसे सशक्त माध्यम माना गया है जब आप बात करते हैं इस मुस्कुराहट की, उस खुशी की, लेकिन ये आंतरिक होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, इतने सालों में जिस तरह से योग अब एक जन आंदोलन बना है, आपकी खुशी के लिए, आपके आत्मिक सुकून के लिए योग किस तरह से सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है लोगों के जीवन में? देखिए, आप जैसे बताया कि 12 साल हो गया योग दिवस शुरू होके। देखिए, हर चीज में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। इनिशियली देखिए, हमारे पास जो है बॉडी माइंड सोल 3 है, और हम लोग को, आप यदि मुझे देखते हैं ना, तो एक्चुअली यू कैन सी ओनली माई फिजिकल सिस्टम। आप मेरा जो है, मैं 5 लोग हूँ, मैं आई एम 5 रोल्ड इनटू 1। आई एम ए फिजिकल सिस्टम, आई एम एन इमोशनल सिस्टम, आई एम एन इंटेलेक्चुअल सिस्टम, आई एम ए स्पिरिचुअल सिस्टम, एंड आई एम एन एनर्जेटिक सिस्टम। ये पांचों सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे हमारा पंचकोश बोलते हैं योग में, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो ये पांचों कोश को उन्नत करना है। तो योग जो है, योग साधना करने से हम लोग ये अचीव कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं कि शुरू में ही हम लोग पूरा अचीव कर लेंगे। धीरे धीरे हम उस लेवल तक जाएंगे। और ये जो ध्येय है, जो योग दिवस जो पालन करने का ध्येय है, ये सिर्फ फिजिकल सिस्टम तक स्टॉप करने का नहीं है। इसको धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाना है, और एक एंटायर ह्यूमन सिस्टम जो है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। सो दैट इज व्हाट द फोकस ऑफ योगा। और योग इज द ओनली साइंस इन द वर्ल्ड व्हिच कैन अचीव इट, नथिंग एल्स कैन मैच इट। और बाकी सब भी अच्छा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्पोर्ट्स अच्छा नहीं है, जिम अच्छा नहीं है, सब अच्छा है। दैट हेल्प्स योर फिजिकल सिस्टम। कुछ तो है माइंड को भी अच्छा बेहतर बनाता है, कुछ आपका इमोशंस को बेहतर बनाता है। लेकिन ऑल द 5 एस्पेक्ट्स, एनर्जी को, इमोशंस को, इंटेलेक्ट को, फिर आपका जो स्पिरिचुअलिटी को, सारे चीज को बेहतर बनाना, दिस इज द ओनली सिस्टम इन द वर्ल्ड व्हिच कैन मेक यू अचीव। सो डेफिनेटली योग दिवस जो हम लोग पालन कर रहे हैं, उसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे ह्यूमैनिटी में कि ये चेंजेस बहुत ही लार्ज स्केल में आएगा। आ रहा है, लेकिन लार्ज स्केल में आने का है, वो भी होगा, बहुत जल्दी होगा। बिल्कुल। तो योग हमारे जो भारत की एक प्राचीन परंपरा है और किस तरीके से शरीर, मन और आत्मा का संतुलन है, उसका प्रतीक माना जाता है योग। डॉक्टर वाधवा, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से अरुण जी ने भी बात करी, हेल्दी इनसाइड ब्यूटीफुल आउटसाइड, कैसे अगर हम अंदर से स्वस्थ हैं तो बाहर से भी वो चमक दिखनी चाहिए, और वो चमक कहीं ना कहीं योग देता है। क्योंकि हम तमाम तरीके के और भी जिम कर ले, दूसरे एक्सरसाइजेस कर ले, लेकिन योग से जो शारीरिक और एक मानसिक संतुलन आता है, वो शायद किसी और विधा से नहीं आता। ये सच है। नियमित रूप से योग के अभ्यास से हमारी फिजियोलॉजी में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, हमारे सेलुलर लेवल पर बहुत सारी चेंजेस आती हैं जो मैनिफेस्ट करती हैं बाहरी स्तर पर। तो नियमित रूप से योग का अभ्यास करने से हमारा हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, हमारी ब्रीदिंग, पल्स रेट और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा सुधर जाती है। ऐसा देखा गया है कि नियमित रूप से जो योग का उपयोग करते हैं, उनमें पेट की समस्याएं कम होती हैं, उनमें इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाता है। और इसका हमने बहुत उपयोग देखा पिछले कुछ साल पहले जो कोविड-19 पेंडेमिक आया था, जिसमें इम्यूनिटी का कम होना बहुत इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट था। लेकिन जिन लोगों ने नियमित रूप से कोविड पेंडेमिक के दौरान भी योग का अभ्यास किया, वो जल्दी सिम्टम से पार आ पाए और उनकी रिकवरी बेहतर हुई। तो बहुत सारे लाभ हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा कोई रोग नहीं जिसके बचाव या उपचार में योग का सहयोग नहीं। तो हमें इसको जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। कुछ लाभ जल्दी नज़र आते हैं, कुछ लाभ नज़र आने के लिए थोड़ा समय तक अभ्यास करना पड़ता है।
माधव साहब, आपने बहुत अहम बात की, क्योंकि हमने 2019 में देखा था और 2020 की थीम भी थी कि कैसे परिवार के साथ आप योग कीजिए, और ये कनेक्शन बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वो कनेक्शन जो कहीं ना कहीं इस डिजिटल वर्ल्ड में, जिसे हम कृत्रिम दुनिया कहते हैं, कंक्रीट के जंगल में कहीं खो गया है, उसमें वापस आने के लिए योग ने बहुत अहम रोल अदा किया। अगर हम पिछले एक दशक को देखें तो आपको क्या लगता है कि अपनी सोल को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, लेकिन आपकी आत्मा की भूख के लिए, आपको जो शांति चाहिए, उसके लिए योग अहम साधन है? बिल्कुल सच है ये, लेकिन हम क्या करते हैं आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में, हम शॉर्टकट चाहते हैं कि तुरंत उसका प्रभाव नज़र आए, और मानसिक समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो उन सब से भी निजात मिल सकती है अगर नियमित रूप से योग का अभ्यास किया जाए। मैं जैसे बताना चाहता था कि योग का नियमित उपयोग करने से सेलुलर लेवल पर जो चेंजेस आती हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण चेंज जो देखी गई है, हमारी कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स का एक भाग होता है जिसको टीलोमेयर कहते हैं, और इसका हमारी एजिंग से बहुत ज़्यादा संबंध है। तो ऐसा देखा गया है वर्तमान के कुछ सालों में कि नियमित रूप से योग की प्रैक्टिस करने से टीलोमेयर की लंबाई में अंतर आता है और उससे उम्र बढ़ती है। जब इतना ज़्यादा लाभ हो रहा है बिना किसी दवाई के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, आपका ब्लड प्रेशर भी बेहतर नियंत्रित हो सकता है, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल भी बेहतर होता है, आपका लिपिड प्रोफाइल भी बेहतर होता है, आपके शरीर का वज़न सुधरता है, आर्थराइटिस के सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है। जिन लोगों को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी आराम आता है, जैसे कंपन कम हो जाता है पार्किंसोनिज्म के पेशेंट्स में, स्पास्टिसिटी में भी आराम मिलता है, अकड़न कम होती है, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स में, ऑस्टियोपोरोसिस में बोन हेल्थ इंप्रूव होती है। जब इतने सारे, एक बार हमने लिस्ट बनाई थी लगभग 100 से ज़्यादा लाभों की नियमित रूप से योग का उपयोग करने से, तो इतना सारा लाभ है बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। बस इसको अपने जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बनाने की ज़रूरत है। और वो हमें आदत पड़ी हुई है ना कि जैसे सर दर्द हुआ गोली खा ली, थोड़ा सा बुखार हुआ गोली खा ली, और वो इंस्टेंट रिजल्ट। लेकिन क्या वो इंस्टेंट रिजल्ट आपके स्वास्थ्य के हेल्थ कार्ड के लिए पूरे नंबर आने वाले टाइम में दे पाएंगे या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भावना? बिल्कुल अरुण जी, यहाँ मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी कि आज की जो हमारी जिंदगी है वो क्विक फिक्स की जिंदगी है। हमें हर चीज बहुत जल्दी चाहिए, और बहुत जल्दी के साथ हमें विकास की गति के साथ भागे दौड़े जा रहे हैं, हमें नहीं पता हमें कहाँ जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं योग हमें फिर उन जड़ों पे वापस लेकर आता है, और ये एहसास दिलाता है कि आप अपनी प्राचीन परंपरा को समझे, आप अपने जड़ों को समझे, और उसी के साथ अपने जीवन को अपनाने की दिशा में आगे बढ़े। क्योंकि आज का समय मोबाइल का समय है, आज का समय सोशल मीडिया का समय है, एक ही छुअन से आपको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन योग जो है उसका प्रभाव अलग है, उसकी सोच ही अलग है। हाँ जी, देखिए हमारा फोकस इस मामले में हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा 3 एरिया के ऊपर। एक हो गया प्राणमय कोश, जो आपका एनर्जेटिक सिस्टम है, फिर आपका जो मनोमय कोश मेंटल सिस्टम है, और विज्ञानमय कोश जो इंटेलेक्चुअल सिस्टम है, मेंटल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल। तो ये तीनों सिस्टम के ऊपर हम लोग को फोकस करना चाहिए। हम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को जानना जरूरी है साधारण लोगों को, जैसे कि ब्रेथ हो गया, फिर आपका जो माइंड हो गया और बॉडी हो गया, ये एक ट्रायंगल है। सो दे आर इंटरकनेक्टेड। और एक चीज है इसमें, प्राण बोलते हैं। प्राण क्या होता है? वो एनर्जी है। एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी? यू कैन सी सो मेनी एनर्जीज, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, न्यूक्लियर, सोलर, ऐसे करके बहुत सारे एनर्जीज है। लेकिन ये सारे शक्तियों के पीछे एक मूल शक्ति होनी चाहिए, जिसको कि हम लोग प्राण शक्ति बोलते हैं या प्राण बोलते हैं। तो दैट इज द मदर एनर्जी। ये बहुत हर जगह है, एवरीवेयर इट इज प्रेजेंट। तो हम सांस भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, उस सारे चीजों के जरिए हम लोग प्राण को लेते हैं अपने सिस्टम में। और प्राण जब तक हम लोग मिलते रहेगा तब तक हम लोग अच्छे रहेंगे। लेकिन प्राण का एक बहुत बड़ा एरिया हमारा माइंड को कंट्रोल करता है। तो एक माइंड आपका क्या होता है, एट एनी गिवन मोमेंट आपका माइंड जो है बंच ऑफ थॉट्स है। और ये थॉट क्या होता है? थॉट जो है कंप्रेस्ड प्राण बोलते हैं। प्राण को जब आप कंप्रेस कर लेंगे तो एक थॉट बनता है। सो उसमें ब्रेथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। सो ब्रेथ जो 90% ऑफ द प्राण जो है हम अपने श्वास के थ्रू हम अपने सिस्टम में लेते हैं। तो प्राणायाम जो बोलते हैं, प्राणायाम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। प्राणायाम तो छोड़िए, इवन नॉर्मल ढंग से सांस लेना भी, योगिक
ब्रीथिंग सिस्टम बोलते हैं, जो कि नॉर्मली लोग सही ढंग से 99% लोग सांस नहीं ले पाते हैं ठीक से। सो सबसे योग का सबसे प्रारंभिक सोपान जो है, प्रारंभिक स्टेप जो है, हाउ टू ब्रीथ प्रॉपरली। तो ब्रीथिंग सिस्टम यदि सही ढंग से हो गया, सांस लेने का तरीका सही ढंग से हो गया, तो फिर प्राण जो प्राणिक एनर्जी है, प्राण शक्ति है, वो आराम से हमारे सिस्टम में गया और जितना चाहिए हम लोग को गया, तो हम लोग का सोचने का तरीका भी सही ढंग से होगा। सोचने का तरीका सही ढंग से होगा तो आपका इमोशंस और इंटेलेक्ट सही ढंग से काम करेगा। सो ये जो 3 एरिया है, एनर्जी, फिर उसके बाद आपका जो इमोशंस और माइंड और इंटेलेक्ट, ये तीनों एरिया को योग बैलेंस कर पाता है। इसको यदि सही ढंग से हम लोग साधना करेंगे तो बेसिकली सिर्फ ये एक फिजिकल सिस्टम नहीं है जिसमें कि स्ट्रेचिंग कर दिए, आसन कर दिए, नहीं है उतना। आसन के साथ साथ ये सब चीजों के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए, जो होलिस्टिक सिस्टम, इसलिए योग का एक होलिस्टिक सिस्टम माना जाता है। जी जी, योग एक कंप्लीटली एरिया के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, एक वो जैसे हम एक बैलेंस डाइट खाते हैं ना अरुण सर, उसी तरह से आपकी होलिस्टिक अप्रोच अपने शरीर और मन के लिए क्या होनी चाहिए वो। लगातार तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास, क्योंकि आज जो 12वां योग दिवस है, किस तरह से इसे मनाया जा रहा है और वैश्विक लेवल पर भी इसकी पहचान है। आपको दिखाते हैं कि सऊदी अरब के रियाद में स्थित भारतीय दूतावास में किस तरह से योग अभ्यास किया गया है, उसकी तस्वीरें आपको बताते हैं। आज योगा फॉर हेल्दी एजिंग इस साल की थीम है और इस तरह की कई तस्वीरें आप आज देखेंगे जहाँ पर तमाम भारतीय जो अलग अलग देशों में बसे भी हुए हैं वो योग अभ्यास करते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें सऊदी अरब के रियाद में स्थित भारतीय दूतावास की, जहां योग अभ्यास के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर में जब प्रधानमंत्री खुद इस योग अभ्यास का नेतृत्व करेंगे तो पूरा विश्व और पूरा देश उसका अनुसरण करता हुआ नजर आएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत से ये तस्वीरें साफ तौर पर ये दर्शा रहे हैं कि जो योग दिवस है सिर्फ देश में मनाया जाने वाला सिर्फ उत्सव नहीं, ये पूरी दुनिया में इस समय मनाया जा रहा है और योग के साथ पूरी दुनिया इस समय जुड़ती हुई नजर आ रही है और योग का वैश्विक स्तर जो प्रभाव है वो वैश्विक स्तर तक पहुंचा है। ये सऊदी अरब के रियाद से ये तस्वीरें जहां भारतीय दूतावास में योगाभ्यास का सेशन किया गया और दुनिया के तमाम देशों से ये तस्वीरें सामने आएंगी। और जिस तरीके से हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में योग का प्रचार बढ़ा है, योग को अपनाने के लिए लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं और जिस तरीके से कहते हैं ना कि एज इज जस्ट अ नंबर, तो ये थीम भी कुछ उसी पर ही निर्भर है कि योग फॉर हेल्दी एजिंग की उम्र को सिर्फ नंबर की तरह गिने, क्योंकि उम्र वही अच्छी है जिसमें स्वस्थ जीवन शैली हो और उस जीवन शैली के साथ हम आगे बढ़े, फिर चाहे हम बुढ़ापे की बात करें या वृद्धावस्था की बात करें। डॉक्टर वाधवा, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी मन में आता है कि जब हम 25 की उम्र के होते हैं तो कहीं ना कहीं और जवान दिखना चाहते हैं और जब हम 50 की उम्र के होते हैं तो हम 25 की उम्र का दिखना चाहते हैं। ऐसे में हेल्दी एजिंग की असली परिभाषा क्या हो? देखिए, एजिंग तो जन्म से ही शुरू हो जाती है अलग अलग स्तर पर, और ये एक अच्छी बात है कि वन शुड एज, लेकिन एजिंग स्वस्थ अगर हो और ग्रेसफुल हो तभी उसका मज़ा है। तो ऐसा देखा गया कि हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स और सिस्टम अलग अलग अवस्था में अलग अलग उम्र के हिसाब से एजिंग करते हैं। जैसे ये देखा गया कि जो हमारे शरीर की बोन हेल्थ है वो 25 वर्ष के आसपास मैक्सिमम होती है। उसके बाद धीरे धीरे बोन में से कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है और बोन हेल्थ डिटेरियोरेट होती है, और इसकी जांच आजकल इन्वेस्टिगेशंस हैं अवेलेबल, उससे की जा सकती है। और एक स्तर से जब कम हो जाती है बोन हेल्थ तो ओस्टियोपोरोसिस या ओस्टियोपीनिया कहते हैं उसको। उसके अलावा 40 साल के बाद हमारी मांसपेशियों में ताकत लगभग 1 से 2% प्रति वर्ष कम होनी शुरू हो जाती है, और इसका प्रभाव डे टू डे एक्टिविटीज़ में 60 साल की उम्र के बाद ज़्यादा नज़र आने लगता है। तो यदि लोग 25 साल के बाद अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़े से जागरूक हो जाएं तो बहुत सारी समस्याएं जो आने वाले वर्षों में होने वाली हैं उनसे बच सकते हैं। इसी तरह से अगर 25 साल के आसपास नहीं जागरूक हुए तो 40 साल की उम्र एक अलग माइलस्टोन होता है जिसमें आप थोड़ा सा सजग हो जाइए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि आने वाले समय में ब्लड शुगर से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित या क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इन सब से भी आपको कम खतरा हो और आप स्वस्थ जीवन शैली फॉलो करते हुए उपयोगी रहें और प्रोडक्टिव रहें। अच्छा, योग ने भी अपने बहुत स्वरूप बदले हैं। हम देख रहे हैं कि आप किस तरह से स्पिरिचुअल योगा, पावर योगा,
वाटर योगा, अलग अलग तरीके से योगा का हम कह सकते हैं ये जो पूरा सफ़र है उसने भी कई आयाम तय किए हैं भारद्वाज साहब। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि वो कहते हैं कि आप अगर गाड़ी से कहीं जाना चाहते हैं तो सुबह 4 या 3:30 बजे निकलिए तो ट्रैफिक कम मिलेगा। क्या आपको लगता है कि योग के अभ्यास के लिए भी वो जो मेडिटेशन है उसका तय समय कितना बड़ा असर डालता है आपके पूरे योगिक अभ्यास को लेकर? देखिए, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है योग नियमित रूप से ना करने के बहुत सारे कारण होते हैं जिनको वो बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यदि आप नियमित रूप से योग का अभ्यास करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो जाता है, तो तब आपको कोई बहाना नहीं ढूंढना पड़ता। आप चाहते हैं क्योंकि उसका आपको सकारात्मक प्रभाव नज़र आता है तो आप समय निकाल लेते हैं। अगर आप नियमित रूप से योग करते हैं तो ऐसा कहा गया है कि लगभग 30 मिनट का प्रतिदिन योगाभ्यास आपको उचित मात्रा में स्वास्थ्य लाभ देता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक साथ 30 मिनट नहीं निकाल पाता है तो 15-15 मिनट के 2 सेशंस भी अगर एक दिन में किए जाएं तो उनका भी क्यूमुलेटिव इफेक्ट पॉजिटिव हमारे शरीर पर होता है। और आजकल ऐसा देखा गया कि जो लोग अपने ऑफिसेज में बहुत व्यस्त हैं वो अगर ब्रेक ले लें 15 मिनट का ड्यूरिंग द 8 आवर्स ऑफ देयर वर्क तो उससे नियमित रूप से वो रेगुलरिटी बनी रहती है। उसके बाद घर वापस आके कर सकते हैं, घर दफ्तर जाने से पहले कर सकते हैं। तो योग करने के लिए आपको लगन होनी चाहिए। यू शुड लुक फॉरवर्ड टू रेगुलर योगा प्रैक्टिस। आपका मैसेज ना मैं सोच रही हूँ कि इस मंच के माध्यम से हमारी 8.5 घंटे की शिफ्ट होती है, हमें लगता है कि इस शिफ्ट के अंदर भी अगर आपके पास मौका है, अगर आप कुर्सी पे भी बैठे हैं, आप कुछ काम भी कर रहे हैं तो बहुत सारे योगासन हैं, आगे इस पर लगातार चर्चा करेंगे कि वो आप कर सकते हैं। अरुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, हम यहाँ हेल्थी एजिंग की बात कर रहे हैं, आइए अब उस एजिंग की बात करते हैं या 50 के बाद की उम्र की बात करते हैं। एक 50 की उम्र का व्यक्ति जिसने आज तक योग को अपनाया नहीं, अब 50 की उम्र में आ गया, कई बीमारियां से ग्रस्त हो चुका है और अब सोच रहा है कि चलिए योग की शुरुआत करते हैं, कैसे प्रेरणा मिले? क्योंकि मन में आता है अब उम्र नहीं रही, अब घुटने जवाब दे रहे हैं, अब कमर दर्द होती है, कैसे हो पाएगा योग? तो ऐसे समय में जब हम हेल्दी एजिंग की बात करते हैं और 50 के बाद की बात करते हैं जहां हमारी हाफ सेंचुरी लग गई है, कैसे प्रेरणा मिले? हाँ जी, इट इज नेवर टू लेट। योग साधना ऐसा नहीं है कि कभी लेट हो जाता है, नहीं है। हाँ, ऐसे देखेंगे तो हमारा जो सिस्टम है, आप यदि अपना सिस्टम देख लेंगे तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है हमारे सिस्टम में, और ये सारे सेल्स जो है दे अंडरगो ए सिस्टम कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। उसमें 2 टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो प्रोसेस से हमारे शरीर में नए सेल्स पैदा कराता है, और कैटाबॉलिज्म जो पुराने सेल्स को मारते रहता है। एंड ये दोनों सिस्टम हैंड इन हैंड चलते रहता है हमारे सिस्टम में। तो जो बच्चे लोग होते हैं ना, अप टू 18-20 तक होता है, तो इन लोग का क्या है कि द रेट ऑफ एनाबॉलिज्म इज हायर देन रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म। तो क्या होता है, आपका जो मसल्स है, बोन्स है, जॉइंट्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, हर जगह आप देखेंगे तो यू सी ग्रोथ, क्योंकि ज्यादा सेल्स पैदा होते हैं, कम सेल मरते हैं, तो यू सी ग्रोइंग चाइल्ड। लेकिन जब 20 के बाद क्या होता है, यू रिमेन एजीवर। ये चलता है 40-45 तक, मतलब मोटे हो जाते हैं लेकिन एज जो है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है सिस्टम जो है। 40-45 के बाद क्योंकि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म बराबर होता है, और जब 40-45 क्रॉस कर गए देन रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म बिकम्स हायर देन रेट ऑफ एनाबॉलिज्म। तो क्या होता है, ज्यादा सेल्स मरते हैं और कम सेल्स पैदा होते हैं इन एवरीथिंग। एक्चुअली आपका जो स्किन है ना, इट्स मेड अप ऑफ डेड सेल्स। तो एज लॉन्ग एज इट इज स्टफ फ्रॉम इनसाइड एंड वेल स्ट्रेच, तो क्या होता है, आपको लगता है आई एम यंग। तो जब सेल्स मरने लग जाते हैं और वॉइड्स, एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं, श्रिंकिंग शुरू हो जाता है, फिर आदमी देखता है कि बुढ़ापा दिखता है। तो ये सब जो है इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन मेटाबॉलिक सिस्टम। तो एनाबॉलिक एक्टिविटी कम होते जाता है और कैटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ते जाता है, और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, स्ट्रेस है, माइंड है। तो यदि कोई माइंड को सही ढंग से बैलेंस कर पाए, रिलैक्स रख सके, और तो क्या होगा, आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। देन आपका कैटाबॉलिक एक्टिविटी आराम से होते रहेगा, थोड़ा घटते जाएगा, और एनाबॉलिक एक्टिविटी प्रॉपरली होते रहेगा। तो उससे क्या होगा, आप यंग रहेंगे, लंबा समय तक यंग रहेंगे। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो है। तो ये जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा योग में सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट तो है ही, आसन वगैरह करने से फिजिकल सिस्टम के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। आपका जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है
उसको भी ये स्टिमुलेट करता है, जिससे कि हार्मोन्स प्रॉपरली प्रोड्यूस होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं अरुण जी जो थायराइड से जूझ रहे हैं, जो कि एक हार्मोनल इम्बैलेंस जिसे हम कहते हैं, उससे निपटने के लिए बहुत कारगर साबित होता है योग। लेकिन आपने बहुत अहम बात की, जो सवाल भावना ने किया कि कौन सी ऐसी उम्र है जहाँ से हम योगा की शुरुआत करें। अच्छा, मुझे बड़ा एक कोट याद आ रहा है। वो कहते हैं कि वो 4 धाम की यात्रा पर इसलिए जा रहा है क्योंकि वो बुजुर्ग हो गया, या वो योग इसलिए कर रहा है कि यार उसकी एज हो गई है। मुझे लगता है ये जो पैराडाइम शिफ्ट हमने देखा है पिछले 1 दशक में, कि योग अब आप देखिए स्कूल्स के करिकुलम का हिस्सा भी बना है। आप देखिए कि कैसे योग दिवस पर स्कूल्स में इसका आयोजन भव्य तरीके से किया जाता है, योग प्रॉपर्ली एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। ये पैराडाइम शिफ्ट कुमार साहब आप कैसे देखते हैं? हाँ जी, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कैच देम यंग। कोई भी चीज यदि आप किन्हीं के दिमाग में डालना चाहते हैं, इट इज बेटर व्हेन दे आर यंग, बट इट डजंट मीन दैट कोई बुढ़ापा किन्हीं को आ गया तो कुछ सीख नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बेहतर होगा यदि बच्चे हैं और बचपन में ही हम लोग यदि उनको ट्रेनिंग दे सके धीरे धीरे करके, देन इट बी मच बेटर एक्चुअली। तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड है कि स्कूल्स में और कॉलेजेस में भी धीरे धीरे योग का प्रयोग हो गया। मैं एक्चुअली आई वाज द फादर ऑफ कॉर्पोरेट वेलनेस इन इंडिया। एक जमाने में 90 बहुत साल हो गया, 95 के आसपास अपोलो हॉस्पिटल से शुरू किया था। फिर वी स्टार्टेड गोइंग टू वेरियस कॉर्पोरेट हाउसेस, और बहुत सारे स्कूल्स में भी हम लोग सिखाना शुरू कर दिए थे। बच्चे लोग प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को भी सिखाए थे, फिर हाई स्कूल में भी सिखाए थे, कॉलेज के बच्चों को भी सिखाए थे। सो इट इज नेसेसरी। और मैं एक चीज मैं चाहता हूं लोगों अभी मतलब दुनिया में आने के लिए, प्री मैरिटल योगा। ठीक है, प्री मैरिटल योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि शादी करने से पहले यदि लोग योग का ट्रेनिंग प्रॉपरली लेते हैं, देन दे कैन लीड अ वंडरफुल लाइफ, वंडरफुल मैरिड लाइफ लेटर। चलिए, उसमें ये नया आयाम बताया आपने कि प्री मैरिटल योगा करके भी कुछ है कि आप शादी से पहले योग करें तो आपका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यहाँ डॉक्टर वाधवा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज का जो युग है, हम जवान दिखने की पूरी कोशिश करते हैं, उसके लिए हम एंटी एजिंग क्रीम्स लगाते हैं, फिर बोटॉक्स ट्रीटमेंट, एक पूरा मार्केट है इसको लेकर। जब हम थीम पर बात कर रहे हैं हेल्दी एजिंग की, तो ये जो योग है वो हमारे अंदर किस तरीके से एक प्राकृतिक ऊर्जा देता है और एक चेहरे पर भी एक प्राकृतिक चमक देता है। ये सच है कि आप अगर समाज में उठते बैठते समय 10 लोगों को देखेंगे तो उसमें से कुछ लोग हैं जो आपको तुरंत प्रभावित करते हैं। और यदि आप और फर्दर एक्सप्लोर करें कि ऐसा क्या है विशेष जो वो नियमित रूप से करते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व उनका नज़र आता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम कॉरपोरेट लाइफ में टॉप पोजीशंस पर देखते हैं, या स्पोर्ट्स वर्ल्ड में या सिनेमा वर्ल्ड में देखते हैं। जो लोग हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो एक उनकी आदतों में शामिल है नियमित रूप से योगाभ्यास या एक्सरसाइज नियमित रूप से। तो उनके चेहरे पर एक अलग चमक आती है जिसको हम कहते हैं ग्लो नज़र आता है। उनको झुर्रियाँ देर से पड़ती हैं या कम पड़ती हैं। और यदि सारा दिन वो शांत स्थिर में रहते हैं तो चेहरे पर तनाव भी नहीं झलकता है, वो हर समय ऊर्जावान स्फूर्तिवान नज़र आते हैं। तो योग का बहुत प्रभाव है। तो हमें ये आर्टिफिशियल चीज़ों पे, बॉटॉक्स इंजेक्शन जैसे आपने कहा, या क्रीम्स और ये सब चीज़ों, इनके ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। माधव साहब, क्योंकि योग आपको शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर तो मजबूत बनाता ही है जी, लेकिन आपकी आध्यात्मिक जर्नी के लिए, उस कनेक्शन के लिए जो आपका और आपके स्पिरिचुअल एक एंटिटी है उसके साथ है, उसमें योग आपकी श्वासों की शक्ति कितना अहम रोल अदा करती है? क्योंकि आई गेस जब हम किसी को फाइनेंशियल टिप देते हैं तो हम एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म गोल की बात करते हैं। अगर देखें, हर व्यक्ति का लॉन्ग टर्म गोल यही तो है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये तो सच है कि लोगों के जीवन में तनाव की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। हम पूरी तरीके से ज़ीरो स्ट्रेस वाली लाइफ नहीं लीड कर सकते, लेकिन जब भी कभी तनाव होता है तो नियमित रूप से योगाभ्यास आपको उस तनाव से कोप करने में ज़्यादा सक्षम बनाता है। आप उस तनाव के नेगेटिव प्रभाव से काफ़ी देर तक प्रभावित नहीं रहते, आप जल्दी रिकवर कर लेते हैं। तो ये तनाव उम्र के हर अवस्था में होता है, बच्चों में भी तनाव होता है। तो बचपन से ही अगर योगा का अभ्यास का प्रैक्टिस शुरू किया जाए तो बच्चे भी कम तनावग्रस्त रहते हैं, वो आपस में लड़ते झगड़ते कम है। होता है सर, क्योंकि पीयर प्रेशर है, एग्जामिनेशन प्रेशर है, और कई चीज़ें शायद वो खुलकर बात भी नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स के साथ। तो आई थिंक योगा और मेडिटेशन भी उसमें
कहीं ना कहीं बहुत सहायक साबित होते बहुत हैं। लाभदायक है। रिसर्च द्वारा ये साबित भी हुआ है, जब बच्चे तनावग्रस्त होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो नेल बाइटिंग शुरू कर देते हैं, वो रात को जल्दी जाग जाते हैं या एक तरीके से घबरा के उठते हैं जैसे कोई पैनिक अटैक हुआ हो, या वो बिस्तर में यूरिन पास कर देते हैं। ये सब चीज़ें, या उनकी स्कूल में परफॉर्मेंस गिरती रहती है। तो नियमित रूप से अगर योग का अभ्यास किया जाए बचपन से, तो वो ज़्यादा शांत और स्थिर चित्त रहते हैं, स्कूल में ज़्यादा एकाग्रता से वो क्लास अटेंड कर सकते हैं और एग्ज़ाम में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। चोटों से भी वो कम प्रभावित होते हैं, उनको चोटें कम लगती हैं क्योंकि उनके शरीर का संतुलन बेहतर होता है नियमित रूप से योग का प्रभाव करने से। बिल्कुल। अरुण जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे श्वासों की, और अगर 24 घंटे हमारे साथ कोई चीज़ चलती है तो हमारे श्वास चलते हैं, लेकिन उसके बारे में हम बिल्कुल भी केयर नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते। आप श्वासों की प्रक्रिया की बात कर रहे थे। जब आप श्वासों की प्रक्रिया की बात करते हैं, आपने एक बात कही थी कि हमें अब श्वास लेना आता ही नहीं है, हम भूल चुके हैं कि आखिरकार श्वास लेने कैसे सही तरीके से होता है। कौन कौन से वो श्वासों से जुड़े प्राणायाम हैं जिन्हें हम अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं, और आखिरकार श्वास लेने कैसे चाहिए? हाँ जी, तो बेसिकली तो सबसे पहला चीज है सांस कैसे लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप योगिक ब्रीथिंग बोल के हम लोग बोलते हैं योग में। आप जब मतलब आपका लंग्स को पूरा भरना चाहिए, और लंग्स जब भरेगा तो आपका डायफ्राम नीचे जाएगा, फिर पेट पूरा बाहर आएगा, फिर आपका चेस्ट ओपन अप होगा। तो सांस लेते समय आपका पेट बाहर आना चाहिए और चेस्ट भी खोलना चाहिए, और सांस जब छोड़ रहे हैं आपका पेट भी अंदर जा रहा है और आपका जो चेस्ट एरिया जो है धीरे धीरे सपोर्ट रहा है। सो ये एक्चुअली राइट वे ऑफ ब्रीथिंग है। और इसमें क्या है कि 4 चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जो है, ब्रीथ एज स्मूथ एज पॉसिबल, एज स्लो एज पॉसिबल, एज लॉन्ग एज पॉसिबल, एज डीप एज पॉसिबल। जितना आराम से ले सकते हैं, जितना धीरे से ले सकते हैं, जितना गहराई के साथ ले सकते हैं, और जितना लंबा ले सकते हैं। ये क्या है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस योग साथ में आपकी बात को पूरा करेंगे, लेकिन लगातार तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, फिर आप बात पूरी कीजिएगा अपनी। वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को डीडी न्यूज़ के मंच के माध्यम से दिखाना आवश्यक है। तो झांसी में भी योग अभ्यास किया जा रहा है, जहाँ पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ पर किस तरह से जो आम जन है वो योग अभ्यास के लिए पहुँच चुके हैं, और कैसे योग आपकी शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक चेतना के जन जागरण के लिए आवश्यक है, आप देख सकते हैं। तो झांसी में योग अभ्यास की तैयारियां हैं और योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं, और लोग भी तैयार हैं अपने अपने मैट्स लेकर, टी शर्ट्स पहनकर, कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जब नेतृत्व करेंगे आज के योग दिवस का, तो पूरा विश्व देश उसका अनुसरण करेगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये दिन आज संडे है, इसे छुट्टी मत समझिए। और आज के दिन योग अभ्यास या कुछ आसन कर, अगर आपने अब तक योग शुरू नहीं किया है, ये आपके लिए स्वर्णिम पल है, स्वर्णिम मौका है। जैसे कि हमारे विशेष मेहमान भी कह रहे हैं कि योग शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती, जब जागो तब सवेरा है। बिल्कुल, जब जागो तब सवेरा, और आज वो सवेरा है जहां अब तक अगर आपने योग की शुरुआत नहीं करी और आप जीरो से योग की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो ये तस्वीरें आपको प्रेरणा दे रही होंगी, क्योंकि देश के हर कोने से, दुनिया के हर कोने से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, और ये जन भागीदारी दिखा रहे हैं कि कितने लोग आज योग को अपनाने के लिए उत्सुक है, उनमें एक उत्साह है, और ये दिन, ये प्रतीक है सिर्फ और सिर्फ, ये दिन सिर्फ एक दिन मनाने का नहीं, ये 365 दिन और 24 घंटे कहीं ना कहीं योग को अपनी जीवन शैली में अपनाने का है। अगर आप उस 24 घंटे में से कुछ मिनट भी योग को दे पाए, तो ये जो कहा जा रहा है ना, हेल्दी एजिंग, और आप अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करना चाहते हैं, उसको सुरक्षित करने के साथ स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो योग से बेहतर माध्यम नहीं हो सकता। डॉक्टर वाधवा, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योग सबसे, अगर प्राकृतिक कोई अभ्यास है तो सबसे सस्ता अभ्यास भी है, कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ एक मैट चाहिए और फिर आप शुरू हो जाए। ये सच है, इसके बहुत सारे लाभ हैं जो हम अगर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के तरीकों से देखें तो इस योग का कोई मुकाबला नहीं है। आप कहीं भी कर सकते हैं योगाभ्यास, कभी भी कर सकते हैं, उम्र के किसी भी दौर में आप शुरू कर सकते हैं। आपको दवाइयों से छुटकारा मिलता है। ऐसा देखा गया है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि ऐसा कोई भी रोग नहीं जिसके बचाव या उपचार में योग का सहयोग नहीं। ये हेड टू टो जितनी भी बीमारियां हैं, हमारी स्किन से लेके बोन डीप बीमारियां हैं, इन सब में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
ऐसा देखा गया है कि जैसे थीम है इस बार योगा फॉर हेल्दी एजिंग, जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है उनमें कुछ प्रकार के कैंसर्स की संभावना भी बढ़ती जाती है जी। ऐसा देखा गया है कि जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं उनमें नियमित रूप से अगर योगा अभ्यास किया जाए तो उनमें कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं और भी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है और कई प्रकार के कैंसर्स की रिकरेंस की संभावना भी घट जाती है जी। तो बहुत सारी अवस्थाओं में योग का बहुत सकारात्मक प्रभाव है और बहुत सारे बुजुर्ग लोगों में ब्लड प्रेशर हाई होता है, डायबिटीज़ होती है, तो जो लोग नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं तो उनमें ब्लड प्रेशर 10 मिलीमीटर के लगभग कम हो जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इफेक्ट है बॉडी पे। उनका ब्लड शुगर कंट्रोल भी सुधरता है और उनका लिपिड प्रोफाइल भी इम्प्रूव होता है, उनकी किडनी बेहतर रूप से काम करना शुरू करती है, लिवर फंक्शन बेटर होता है। तो जब इतना सारा लाभ हो रहा है बिना दवाइयों के, बिना खर्चे के और बहुत सारी चीज़ें आपके अपने नियंत्रण में है, ज़रूरत सिर्फ इस बार की है कि आप इसका महत्व पहचानें और एक जीवन शैली का इसको एक अभिन्न अंग बनाएं और नियमित रूप से इसका अभ्यास करें। आपने बहुत अहम बात की और कई बार क्या होता है क्योंकि इफ़ेक्ट योग का थोड़े वक्त के बाद आता है लेकिन वो लंबे समय तक चलता है, इसलिए लोग अगर शुरुआत करते हैं तो बीच में उसे छोड़ देना चाहते हैं। अरुण साहब, ख़ास तौर पर मेंटल हेल्थ पर बहुत कम बात होती है, वो बहुत ज़रूरी है जैसे कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है। और अगर बात की जाए डिप्रेशन यानी कि अवसाद की, उसमें योग ने बहुत कारगर काम किया है। आपको क्या लगता है कि कैसे जब हम डिप्रेशन से निपटने की बात करते हैं, योग आने वाले सालों में ख़ास तौर पर जिस तरह की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, पोस्टपार्टम्स हों, डिप्रेशंस के अलग अलग और भी हम स्वरूप कह सकते हैं, उसमें योग कारगर साबित होगा। और हम चाहते हैं कि इस मंच के माध्यम से लोग आपके ज़रिए समझें कि वो कौन से ऐसे आसन हैं या कौन सी ऐसी क्रिया हैं जिससे वो अपनी मेंटल हेल्थ को और मजबूत कर सकते हैं। हमारा माइंड को जब हम यदि ब्रेक करते हैं तो चार चार एरियाज है। एक है चेतन मन है, एक अवचेतन, अचेतन और पूर्ण चेतन। मतलब कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड, ये चार एरियाज है। तो आपका डिप्रेशन जो है जनरली उसका जो रूट कॉज तो रहता है आपका अवचेतन में, लेकिन अचेतन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो अनकॉन्शियस माइंड। तो योग जो है, हाँ, सारे आसन प्राणायाम जो भी हम लोग करते हैं दैट हैज ग्रेट इम्पैक्ट और चारों माइंड के ऊपर ग्रेट इम्पैक्ट है। लेकिन हमारा जो मेडिटेशन है और कुछ स्पेशल प्राणायामस वगैरह होता है, उसको साधना करने से अलॉन्ग विथ मतलब बाकी सारे चीज़ों के साथ साथ करने से काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपका जो ब्रेन में दो मेजर केमिकल्स होते हैं, डोपामाइन और सेरोटोनिन, और भी कुछ है। ये सब का यदि ठीक से यदि सिक्रीशन नहीं हुआ तो आइदर यू गेट इनटू डिप्रेशन या फिर गेट इनटू स्किज़ोफ्रेनिया टाइप ऑफ डिजीजेस, बाइपोलर, ये सब प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। इट ऑल बिलोंग्स टू